हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है उपयोगिता, यूटिलिटी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम यूजीसी नेट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उपयोगिता, आप सभी ने सुना होगा कि उपयोगिता क्या होती है। फ्रेंड्स, किसी वस्तु को उपयोगिता के लिए ही खरीदा जाता है। वस्तु की मांग ही उसमें छिपी उपयोगिता के कारण होती है। उपयोगिता से आशय किसी वस्तु अथवा सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वस्तु का क्रय करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ पारितोषिक मिलता है, कुछ ना कुछ हमें उपयोगिता मिलती है। वो हमारे लिए किसी न किसी रूप में फ़ायदेमंद होती है और वो हमारी किसी भी इच्छा को पूर्ण करती है। इसीलिए हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता की धारणा वास्तव में एक आत्मनिष्ठ अथवा अंतर्दर्शी धारणा है, अर्थात ये व्यक्ति की आंतरिक भावना से संबंधित है। इसका कोई रूप नहीं होता है और ना ही ये किसी भौतिक वस्तु में निहित होती है, बल्कि उपयोगिता तो वास्तव में वस्तु के लिए उपभोक्ता की मानसिक संरचना पर निर्भर करती है। साथियों, इसके कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो हमें एक खुशी प्राप्त होती है, एक सेटिस्फिकेशन मिलता है, एक आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यह कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, मान लो आपको चाय पसंद है, आप चाय पी रहे हैं, तो आपको चाय पीने से एक आनंद की प्राप्ति होगी, एक संतुष्टि मिलेगी आपको। तो यहाँ ये कहा है इन्होंने कि जो संतुष्टि मिलेगी उसका कोई नाप नहीं होता है, न कि उसका माप होता है, न उसका कोई स्थायी रूप होता है, बल्कि ये क्या है, ये व्यक्ति के मानसिक संरचना पर निर्भर करता है, मानसिक सोच पर निर्भर करता है कि उसे किसी भी वस्तु का उपभोग करने से कितनी संतुष्टि मिल रही है। तो फ्रेंड्स, कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी थे या हैं जिन्होंने जो है उपयोगिता को मापने की कोशिश की थी। वैसे तो ये एक मानसिक धारणा है और मानसिक धारणा को मापना बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ जो अर्थशास्त्री हुए हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इसे मापने की कोशिश की है। तो आइए देख लेते हैं उपयोगिता की माप। वैसे तो उपयोगिता को मापना संभव नहीं है, फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को मापने की कोशिश की है, जो निम्न दो प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो मापने का दृष्टिकोण है, इसके जो मापने की विधियाँ बताई हैं वो दो रूप से हैं। एक तो क्रमवाचक दृष्टिकोण और दूसरा जो है गणनावाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक को हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं और गणनावाचक को कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने बताया कि गणनावाचक उपयोगिता गणनावाचक उपयोगिता की धारणा के अनुसार दो वस्तुओं की उपयोगिता का मापन एवं उनकी तुलना करना संभव होता है। यह एक एग्जाम्पल दिया है, किसी उपभोक्ता को सेब से उपयोगिता 20 इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं और संतरे से जो उपयोगिता है वो 10 इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं। तो इससे स्पष्ट है कि संतरे की तुलना में सेब से उपभोक्ता को दोगुनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसके विपरीत क्रमवाचक उपयोगिता की धारणा के अनुसार वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है और ना ही उनकी तुलना की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर जो है गणनावाचक के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर मान लो सपोज करें हम कि हमें सेब से 20 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है और संतरे से जो है 10 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि हम इन्हें एक दूसरे को ऑर्डर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उनको क्रम बाई क्रम देख सकते हैं,
गणना कर सकते हैं कि एक काल्पनिक रूप से कि इससे इतनी इकाइयाँ प्राप्त हो गई, सेब से 20 इकाइयाँ प्राप्त हो गई, और जो संतरा था, ऑरेंज था, उससे जो है 10 इकाइयाँ प्राप्त हो गई। लेकिन हम एक्चुअली इसको एक सेटिस्फिकेशन का जो बिंदु होता है उसको पूरी तरह से नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं बता सकते कि ये होगा। फ्रेंड, इस प्रकार क्रमवाचक धारणा में ये बताती है कि उपभोक्ता संतरे की तुलना में सेब को पर्याप्त वरीयता देता है। फ्रेंड, क्रमवाचक में क्या होता है? क्रमवाचक में तुलना की जाती है, जबकि गणनावाचक में काल्पनिक इकाइयों के माध्यम से उसे मापते हैं। जैसे कि यहाँ मापा गया है संतरे की उपयोगिता 10 इकाई और सेब की उपयोगिता 20 इकाई। लेकिन ये नहीं बताती है कि सेब को कितनी वरीयता देता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि क्रमवाचक में जो है मान तो लिया कि सेब को वरीयता दी है उसने, और संतरे से ज़्यादा सेब को वरीयता दी है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितनी वरीयता दी है। तो फ्रेंड देख लेते हैं, जो अर्थशास्त्री उपयोगिता की संख्यावाचक धारणा को विश्वास करते हैं, संख्यावाचक धारणा में विश्वास करते हैं, वे उपयोगिता को काल्पनिक इकाइयों में मापते हैं, जिसे क्या कहते हैं? यूटिल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और इसे ध्यान रखना आप। डॉक्टर मार्शल ने उपयोगिता के संख्यावाचक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। डॉक्टर मार्शल जो थे उन्होंने उपयोगिता के संख्यावाचक दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जबकि हिक्स और एलन जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रस्तुत किया है या उसका समर्थन किया है। तो फ्रेंड देख लेते हैं मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि उपभोक्ता जो है वो तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, मतलब किसी भी चीज़ को खरीदता है तो उससे पहले सोचता समझता है कि इस चीज़ से मुझे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। तो ये क्या है? एक तर्क हो गया। नंबर 2, वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता का परिमाणात्मक माप संभव है और इसको गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। मार्शल कहता है कि जो भी वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं उसका परिमाणात्मक माप संभव है और इसको गणनावाचक संख्याओं में, जैसे कि 1, 2, 3, 4, जैसे अभी सेब का किया था 20 इकाई प्राप्त हो रही थी, संतरे से 10 इकाइयाँ प्राप्त हुई थी, ऐसी संख्या में उपयोगिता को जो है माप सकते हैं। तीसरा जो मान्यता थी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है स्थिर रहती है। कहने का मतलब जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगी वो स्थिर रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है। वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। फ्रेंड्स, सीमांत उपयोगिता देख लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता होती है। फ्रेंड्स, मान लो आप कुल उपयोगिता में 10 वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आपने एक उपयोगिता जो है एक वस्तु की उपयोगिता बढ़ा दी, तो जो एक होगी, जो एक एक्स्ट्रा आपने यूज की या उपभोग किया उसका, वही सीमांत उपभोग कहलाएगी या सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। फ्रेंड्स, एक सीमांत उपभोग का जो फॉर्मूला दिया है, सीमांत उपयोगिता MUX इक्वल्स टू DUX अपॉन DQX, जहाँ फ्रेंड्स MUX का मतलब जो होता है वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, DUX का मतलब होता है वस्तु X की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, DQX का मतलब होता है वस्तु X की कुल मात्रा में परिवर्तन। फ्रेंड्स, इन दोनों में कुल उपयोगिता और कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में एक संबंध पाया जाता है और उस संबंध से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और कई बार क्वेश्चन इन जो है UGC नेट में पूछा गया है। तो आप इन संबंधों को बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही होती है, मतलब बढ़ तो रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है, मतलब अभी 5 बढ़ी, फिर अगली बार 4 बढ़ गई, फिर अगली बार 3 बढ़ गई, फिर अगली बार 2 बढ़ गई। कहने का मतलब है कि उसमें वृद्धि तो हो रही है लेकिन जितनी वृद्धि स्टार्टिंग हुई थी उतनी नहीं हो रही है। जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता घट रही होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घट रही होती है लेकिन धनात्मक होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? धनात्मक होती है। अब देख लेते हैं नंबर 2, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब कुल उपयोगिता का जो बिंदु है वो अधिकतम शिखर पर होता है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और जब
कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स अब उपयोगिता के बारे में एक नियम दिया गया है जिसको हम सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं, और इसी नियम को तुष्टिगुण का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये नियम गोसेन का प्रथम नियम भी कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं कि इस नियम के अंतर्गत क्या है। फ्रेंड्स, मानवीय आवश्यकताओं की एक विशेषता यह है कि उनकी तीव्रता सीमित होती है। जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग करता है वैसे वैसे उस वस्तु में उपलब्ध सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। दैनिक जीवन में हम ये अनुभव करते हैं कि यदि किसी वस्तु की आर्थिक इकाइयाँ उपभोक्ता के पास बढ़ती जाती हैं तो उस वस्तु के बाद आने वाली आर्थिक इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है, अर्थात पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप सपोज करो आप खाना खाते हैं, आपकी जो लिमिट है खाना खाने की या रोटियां खाने की वो 4 रोटियां हैं। जब आप 4 रोटियां खा लेंगे और 4 रोटी के बाद अगर खाना खाने की कोशिश करेंगे तो आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी संतुष्टि आपको 4 रोटियां खाने तक मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, ये नियम यही बताता है कि हमारा जो सेटिस्फिकेशन पॉइंट है, संतुष्टि का बिंदु है, उसके बाद अगर हम किस चीज़ का उपभोग करेंगे तो हमें उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, इस नियम को पहले 1854 में गोसेन ने प्रतिपादित किया था। इस नियम को मार्शल ने नाम दिया था तथा जेबिन्स ने इसे गोसेन का प्रथम नियम बताया था या नाम दिया था। गोसेन ने क्या बताया था कि जब हम किसी एक संतुष्टि मतलब किसी एक वस्तु का निर्विघ्न रूप से मतलब लगातार कंटिन्यू रूप से, ये नहीं कि एक रोटी अभी खा ली एक घंटे बाद खा ली, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू करना है हमें, तभी ये नियम क्रियाशील होगा, अन्यथा नहीं होगा। निर्विघ्न रूप से लगातार उपयोग करते हैं तो उस संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, जब आप पहली रोटी खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, जब आप दूसरी रोटी खाएंगे तो उससे कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी खाएंगे तो उससे कम मिलेगी, चौथी खाएंगे तो उससे कम मिलेगी, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसकी कुछ मान्यताएं हैं नियम की, वो देख लेते हैं क्या क्या मान्यताएं हैं। वस्तु की सभी इकाइयाँ एक समान हैं, अर्थात गुण एवं आकार से सभी इकाइयाँ एक जैसी होती हैं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो रोटियाँ खा रहे हैं, उनकी क्वालिटी एक होनी चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी होगी, एक पराठा हो गया, एक पूड़ी हो गई, तो फ्रेंड्स ये नियम क्रियाशील नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। उपभोग प्रक्रिया के दौरान, मतलब जब आप उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उस दौरान उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, स्वभाव तथा आय समान रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी जो भूख है 4 रोटी होगी, अब आपने 2 दिन खाना नहीं खाया, तीसरे दिन खाना खाया तो आप हो सकता है कि 4 रोटियों से ज़्यादा खा लें। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, स्वभाव, इनमें जो है चेंज नहीं आना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। नंबर 3 देख लेते हैं। बिना किसी समय अंतराल के वस्तु का उपयोग निरंतर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, वो निरंतर खाएं। ये नहीं कि 1 घंटा अभी एक रोटी खा ली, फिर 1 घंटे के बाद एक खा ली, तो ऐसे तो आप पूरे दिन हर घंटे पे एक रोटी खा सकते हैं। तो फ्रेंड, नंबर 4 में क्या बताया है कि वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो सस्ती या महंगी नहीं होनी चाहिए, वरना ये नियम क्रियाशील नहीं होगा। नंबर 5, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। नंबर 6, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप रोटियां खा रहे हैं या किसी भी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक जो परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। मानसिक परिवर्तन एक समान रहना चाहिए, तभी ये नियम क्रियाशील होगा। नंबर 7 में क्या बताया गया है, उपयोगिता की संख्यात्मक माप संभव है। मतलब ये कह रहे हैं कि उपयोगिता को हम संख्या में माप सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है, उसके माध्यम से आपको इस नियम को समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं स्पष्टीकरण में। माना एक उपभोक्ता एक सेब का उपयोग करता है, जैसे जैसे वह सेब की अधिक इकाइयों का उपयोग करता जाएगा उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। फ्रेंड्स, नंबर 1 में क्या दिया है कि इन्होंने जो उपयोगिता 10 प्राप्त हुई, जब इन्होंने एक सेब खाया तो इन्हें 10 उपयोगिता प्राप्त हुई और सीमांत उपयोगिता भी 10 थी। अब इन्हें दूसरा सेब खाया तो इन्हें उपयोगिता की जो प्राप्ति हुई थी वो 20 होगी और इन्हें सीमांत उपयोगिता 6 प्राप्त होगी। इस तरह से तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, जब छठे बिंदु पे आएंगे तो ये कुल उपयोगिता इनकी 33 हो जाएगी, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता होगी वो 0 हो जाएगी।
तो आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सीमांत उपयोगिता हास नियम की क्रियाशीलता के कारण। फ्रेंड साथियों, ये नियम क्रियाशील इस नियम के क्रियाशील होने के क्या क्या कारण है उनको हम देखेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, इसके दो कारण होते हैं। नंबर एक, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। कहने का मतलब ये, कोई भी वस्तु वास्तविक जगत में किसी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, बल्कि निकट की स्थानापन्न होती है। फ्रेंड्स, पूर्ण स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का यूज करना। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि निकट की स्थानापन्न होती है। मतलब कुछ चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, हम ना कि पूरा चेंज कर सकते हैं। इस कारण जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उस वस्तु के लिए उस विशिष्ट आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। लेकिन अगर इस वस्तु की इकाइयाँ दूसरी अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि में उपयुक्त हो पाती तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कभी कम नहीं होती। इस प्रकार यदि वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती तो सीमांत उपयोगिता हास नियम क्रियाशील ही नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी वस्तु होती जो किसी दूसरे वस्तु का स्थान ले लेती तो ये नियम कभी भी क्रियाशील नहीं होता। फिर दूसरे क्या बताया गया, विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि। इसका क्या मतलब है? इस नियम की क्रियाशीलता का दूसरा कारण ये है कि यद्यपि किसी उपभोक्ता की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान की इच्छाएं होती हैं, वांट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं और सभी इच्छाओं को हम पूर्ण नहीं कर सकते। इस प्रकार उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उसकी आवश्यकताओं की तीव्रता कम होती जाती है। फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिकाधिक और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेगा तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो घटती चली जाएगी और अंत में एक ऐसा बिंदु आएगा कि उस व्यक्ति को उस वस्तु की कोई भी इकाई स्वीकार्य नहीं होगी। इस तरह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस उपभोक्ता के लिए शून्य हो जाएगी, जैसा कि अभी टेबल में बताया गया था, मैंने अभी बताया था पीछे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहाँ इनकी उपयोगिता 0 हो गई थी। इससे आगे उपभोक्ता जो है और सेवाओं की इकाइयाँ नहीं यूज करेगा, ना ही खरीदेगा। तो फ्रेंड्स, इस नियम का महत्व क्या क्या है? ये नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है। ये नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है तथा ये सिद्ध करता है कि मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ क्यों होता है। नंबर 2, इसी नियम पर उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आधारित है। नंबर 3, यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। इस नियम पर सम सीमांत उपयोगिता नियम आधारित है। यह नियम विनिमय मूल्य तथा उपयोग मूल्य को स्पष्ट करता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने से उस वस्तु के मूल्य में कमी क्यों आती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई क्वेरी है इस टॉपिक के थ्रू तो वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उपयोगिता का पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगा, जिसमें मैं सम सीमांत उपयोगिता नियम आपको बताऊँगा। और एक बहुत प्रसिद्ध जो है, क्या बोलते हैं, धारणा है मार्शल की, उसे बोलते हैं हीरक जल विरोधाभास, जिससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में, और उन दोनों चीज़ों को मैं कल कवर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।